श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका कि मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। यह तंत्र कई अंगों से मिलकर बना है जो कि इस प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्केलेटन सिस्टम तथा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी, जिसका कि लिंक यहाँ पर दिया जा रहा है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम तीन भागों में समझेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकंड इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन प्रणाली को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऊपरी श्वसन पथ, दूसरा निचला श्वसन पथ। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। ऊपरी श्वसन पथ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें कि नासिका और नासिका गुहा, नोज और नेजल कैविटी मुख्य अंग है, जिसमें नाक जो है श्वसन तंत्र का प्रथम भाग माना जाता है, सबसे पहला भाग। नासिका के माध्यम से वायु नासिका गुहा में प्रवेश करती है, जो नाक की आंतरिक खोखली जगह होती है। इसका कार्य वायु को गर्म करना, उसको आर्द्रता प्रदान करना और धूल और अन्य कणों को फिल्टर करना है। दूसरा मुख्य भाग है ग्रसनी। यह गले का हिस्सा है जो नाक और मुंह दोनों से आने वाली वायु को श्वास नली तक पहुंचाता है। इसे गला या कंठ भी कहते हैं। यह नासिका गुहा और मुख को श्वास नली और अन्न नली से जोड़ता है। इसका कार्य वायु और भोजन के मार्ग को अलग करना है। तीसरा मुख्य ऊपरी भाग है कंठ नली, जिसे लर्निक्स कहा जाता है। इसे स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहां से आवाज उत्पन्न होती है। इसमें स्वर तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो वायु के गुजरने पर कंपन पैदा करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह ग्रसनी और श्वास नली के बीच में स्थित होता है और इसका मुख्य कार्य वायु का मार्ग और ध्वनि का उत्पादन करना होता है। निचला श्वसन पथ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें कि ट्रैकिया, श्वास नली। श्वास नली एक नलिका है जो कंठ नली को फेफड़ों से जोड़ती है और इसमें उपास्थि के छल्ले होते हैं जो इसे खुला रखते हैं। इसका मुख्य कार्य वायु को फेफड़ों में ले जाना होता है। दूसरा ब्रोंकी, जिसको श्वसनी कहते हैं, और ब्रोंकोइलिस, जिसको कि श्वसनिकाएं कहते हैं। श्वास नली के दो मुख्य श्वसनी में विभाजित होती हैं, जो फिर छोटी छोटी से श्वसनिकाओं में विभाजित होती हैं आगे जाकर। इनका मुख्य कार्य वायु को फेफड़ों में विभिन्न भागों में ले जाना होता है। अब तीसरा और मुख्य भाग निचले अंगों में आता है, वह है फेफड़े, लंग्स। फेफड़े दो बड़े स्पंजी अंग होते हैं जो छाती गुहा में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा अनेक लोब में विभाजित होता है। दायां फेफड़ा यानी कि राइट जो लंग होता है वो 3 लोब में विभाजित होता है और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो 2 लोब में विभाजित होता है। इसके मुख्य कार्य गैसों का विनिमय करना होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का अवशोषण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करना होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है एल्वियोली। ये मुख्य भाग है। ये फेफड़ों के भीतर स्थित सूक्ष्म थैली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनकी दीवारें पतली और रक्त वाहिकाओं से घिरी रहती हैं। यहीं पर गैसों का विनिमय होता है। यही मुख्य स्थान है जब ये एल्वियोली फेफड़ों में हवा भरते हैं, फेफड़ों के माध्यम से हवा भरते हैं और छोड़ते हैं। यहीं पे मुख्य गैस विनिमय होता है। ऊपरी और निचले पथ के अलावा इनकी सहायक संरचनाओं में डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, जो कि मुख्य भूमिका भी निभाती हैं। अगर हम डायाफ्राम की बात करें तो ये एक बड़ा गुंबद के आकार का मांसपेशीय और जो छाती और पेट की गुहा को अलग करने वाला एक अंग होता है और इसका मुख्य कार्य श्वसन के दौरान फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करना है। दूसरा इंटरकॉस्टल मांसपेशियां, यह पसलियों के बीच में स्थित मांसपेशियां होती हैं, जिनका कि मुख्य कार्य श्वसन के दौरान पसलियों को उठाना और नीचे करना होता है। नेक्स्ट, श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य, फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती है और इस प्रक्रिया को करने में कई महत्वपूर्ण अंग भाग लेते हैं। आइए इनके विभिन्न कार्यों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वायु मार्ग का परिवहन यानी कि एयर कंडक्शन। इसका कार्य नासिका, ग्रसनी, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिकाएं वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करना होता है। सबसे पहले अगर हम एयर कंडक्शन की बात करें तो इन मुख्य अंगों के माध्यम से एयर कंडक्शन का काम होता है।
नेक्स्ट, गैस विनिमय, गैस एक्सचेंज। एल्वियोली में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का मुख्य स्थान होता है। ऑक्सीजन एल्वियोली से रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोली में निष्कासित होती है। यहाँ पर इस प्रक्रिया में बैलून नुमा संरचना होती है, जैसे कि एक बैलून में हवा भर दी जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए, उस तरीके की इसमें संरचना होती है। वायु मार्ग की सफाई और सुरक्षा तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है एयर फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। नासिका, बाल और म्यूकस वायु में उपस्थित धूल, पराग और अन्य कणों को फिल्टर करते हैं। श्वास नली और श्वसनिकाएं, इनमें स्थित सीलिया और म्यूकस धूल और कणों को पकड़ते हैं और उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य ध्वनि उत्पादन यानी कि वॉइस प्रोडक्शन। कंठनली में स्थित स्वर यंत्र ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और जब वायु स्वर यंत्र से गुजरती है तो स्वर यंत्र कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, रक्त में पीएच संतुलन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। श्वसन प्रणाली रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करती है और रक्त के पीएच को संतुलित रखने में मदद करती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को अम्लीय बनाता है, जिसे श्वसन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, थर्मोरेगुलेशन। श्वसन प्रणाली शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। गर्म और ठंडी वायु के आदान प्रदान के माध्यम से शरीर का तापमान संतुलित रहता है। तो ये श्वसन प्रणाली के कुछ प्रमुख कार्य थे। चलिए अब हम नेक्स्ट श्वसन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले श्वास यानी कि इनहेलेशन। इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम सिकुड़ता है और नीचे की ओर खिंचता है, जिससे छाती गुहा का आकार बढ़ता है और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां पसलियों को ऊपर उठाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वायु नासिका और मुंह के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों में प्रवेश करना होता है। नेक्स्ट, निश्वास यानी कि एक्सलेशन। इस प्रक्रिया के दौरान डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे छाती गुहा का आकार घटता है और वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसका मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट, श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेटरी रेट। वयस्कों में सामान्य श्वसन दर 12 से 20 श्वास प्रति मिनट होती है और इसके प्रभावकारी कारक की बात करें तो शारीरिक गतिविधि, तनाव, स्वास्थ्य स्थिति और पर्यावरणीय कारक श्वसन दर को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्यायाम का श्वसन प्रणाली पर प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्यायाम न केवल हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह हमारी श्वसन प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है और नियमित व्यायाम से श्वसन प्रणाली की कार्यक्षमता में भी सुधार होता है, जिससे हमारी शारीरिक सहन शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। श्वसन दर में वृद्धि। व्यायाम के दौरान शरीर की ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है और इसे पूरा करने के लिए श्वसन दर यानी कि सांस लेना और छोड़ने की संख्या भी बढ़ जाती है। इसके अगर लाभ की बात करें तो अधिक श्वसन दर में अधिक ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। दूसरा, श्वसन की गहराई में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डेप्थ। व्यायाम के दौरान श्वसन गहराई में मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक सांस के साथ अधिक वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और इससे लाभ जो प्राप्त होता है वो होता है कि फेफड़ों की वायु अधिकतम उपयोग हेतु सुनिश्चित हो जाती है, जिससे अधिक ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। व्यायाम का हमारे शरीर पर दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ता है यानी कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो होता है वो है कि फेफड़ों की क्षमता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन लंग कैपेसिटी। नियमित व्यायाम से फेफड़ों की कुल वायु धारण क्षमता और श्वसन वॉल्यूम बढ़ जाती है। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि से अधिक ऑक्सीजन को अवशोषित करने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, श्वसन मांसपेशियों की मजबूती। व्यायाम से डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां जैसी श्वसन मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मजबूत मांसपेशियां श्वसन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती हैं, जिससे श्वास लेना और छोड़ना और आसान हो जाता है। इंप्रूवमेंट इन वेंटिलेटरी एफिशिएंसी यानी कि जो हमारे व्यायाम से श्वसन प्रणाली की कार्यक्षमता होती है उसमें सुधार होता है, जिससे वायु का अधिकतम उपयोग होता है और वेंटिलेटरी एफिशिएंसी में सुधार से शारीरिक गतिविधियों के दौरान थकान कम होती है और सहन शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, गैस विनिमय में सुधार यानी कि इंप्रूवमेंट इन गैस एक्सचेंज। व्यायाम से एल्वियोली और केशिकाओं के बीच गैस विनिमय की प्रक्रिया में सुधार होता है
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक प्रभावी आदान प्रदान होता है, जिससे शरीर की ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। श्वसन प्रणाली की अनुकूलन क्षमता यानी कि एडेप्टेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नियमित व्यायाम से श्वसन प्रणाली उच्च शारीरिक मांगों के लिए अनुकूलित हो जाती है। श्वसन प्रणाली की अनुकूलन क्षमता से खेल और शारीरिक गतिविधियों में प्रदर्शन में सुधार पाया जाता है। नेक्स्ट, ऊंचाई का श्वसन प्रणाली पर प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह स्थान पर्वतीय स्थानों पर होता है और यहाँ पर ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है कि श्वसन तंत्र को और मजबूत बनाया जा सके, खिलाड़ी के जो सहन शक्ति है, मोटर फिटनेस है, उसको और डेवलप किया जा सके। मोटर फिटनेस के विभिन्न कंपोनेंट होते हैं। इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाने की जो योग्यता है वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग में ही दी जा सकती है। यहाँ पर हमने कुछ हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर्स के नाम भी आपको दिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। उच्च ऊंचाई पर खेल अभ्यास इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यह एथलीटों की सहन शक्ति और समग्र प्रदर्शन में सुधार करता है। उच्च ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन में कमी होती है, जिससे शरीर को अधिक लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन को अधिक प्रभावी ढंग से शरीर में परिवहन करने में मदद करती है, जिससे एथलीटों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त उच्च ऊंचाई पर प्रशिक्षण से वेंटिलेटरी एफिशिएंसी और माइटोकॉन्ड्रियल कार्य क्षमता में भी सुधार होता है, जिससे खेल प्रदर्शन में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। ऊंचाई पर श्वसन प्रणाली पर विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि मुख्य वायुमंडलीय दबाव यानी कि जो एयर प्रेशर होता है और ऑक्सीजन की उपलब्धता में जो कमी आती है, उसके प्रशिक्षण के माध्यम से इसे बेहतर बनाया जाता है। ऊंचाई पर खेल और शारीरिक गतिविधियां करने वाले खिलाड़ियों को इनके प्रभावों को समझना और उनसे निपटने के तरीकों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। चलिए जल्दी से इनके इफेक्ट्स को भी जान लेते हैं कि मेजर इफेक्ट्स ऑन ऑल्टीट्यूड ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऊंचाई पर श्वसन प्रणाली के प्रमुख प्रभाव क्या हैं? सबसे पहले हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया तब होता है जब ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसका असर यह होता है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हम थकान, कमजोरी और चक्कर जैसा महसूस करते हैं। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग। पर्वतारोही जो होते हैं उनमें अधिकतर यह प्राय देखा जाता है कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी सहन शक्ति घट जाती है और चढ़ाई के दौरान अक्सर उन्हें ब्रेक लेना पड़ता है। इसी कारण से वे ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं, जिससे हाइपोक्सिया से बचा जा सके। हाइपोक्सिया क्या होता है? जिससे बार बार ऑक्सीजन जो कम होती है उसको बेहतर बनाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन दर में वृद्धि, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट। जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो शरीर में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां की ऑक्सीजन क्षमता या ऑक्सीजन की मात्रा उन क्षेत्रों पर कम होती है। इसके कारण शरीर स्वाभाविक रूप से तेजी से और गहरी श्वास लेने लगता है। इस प्रक्रिया में श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है। इसका बेहतर एग्जाम्पल है फुटबॉल। जब खिलाड़ी ऊंचाई वाले स्थानों पर फुटबॉल खेलते हैं तो वे जल्दी थकान महसूस करते हैं, क्योंकि उनके शरीर को कम ऑक्सीजन मिलती है। उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन जो होती है वो और तेजी से ली जा सके और अधिक ली जा सके, लेकिन इसके बावजूद वे सामान्य की तुलना में जल्दी थक जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन तब होता है जब हम अत्यधिक तेजी से सांस लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है, जिससे सर दर्द, चक्कर आना और उलझन महसूस होना एक स्वाभाविक जो इफेक्ट होते हैं वो दिखने लगते हैं। ऊंचाई पर जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमें हाइपर वेंटिलेशन का सामना करना पड़ता है। इसका उदाहरण है लंबी दूर की दौड़ें, यानी कि ऊंचाई पर दौड़ने वाले धावक को बहुत अधिक तेजी से सांस लेनी पड़ती है ताकि शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिल सके। यह तेजी से सांस लेना हाइपर वेंटिलेशन का कारण बन सकता है, जिससे दौड़ने में परेशानी होती है और जो रनर होता है उसको रुक रुक कर दौड़ना पड़ सकता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन लंग फंक्शन, यानी कि फेफड़ों की कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ों की कार्य क्षमता पर जो प्रभाव पड़ता है उससे व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है, खासकर तब जब वह शारीरिक गतिविधि में संलग्न हो। यह स्थिति लंबे समय तक ऊंचाई पर रहने से और अधिक जटिल हो जाती है। साइकिलिंग करना ऊंचाई वाले स्थानों में अधिक कठिनाई वाला कार्य होता है। एथलीटों को सांस लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी के कारण और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। उनकी श्वास की गति बढ़ जाती है, जिससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा और ऑक्सीजन मिल सके। इससे उनके प्रदर्शन में भी कमी आ सकती है। अधिकतर ये प्रश्न आता है कि ऊंचाई पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है?
तो ऊंचाई पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का मुख्य कारण यह है कि वे शरीर की ऑक्सीजन की उपयोग क्षमता को और बेहतर बना सकें। उनको ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का स्तर है उसको कम किया जा सके, और जिससे शरीर की को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो अधिक ऊंचाई पर अभ्यास करने से उनकी क्षमता में इसको और बेहतर बनाया जा सके, उसकी क्षमता को विकसित किया जा सके। जब खिलाड़ी ऊपर अभ्यास करते हैं जाकर तो उनका शरीर कम ऑक्सीजन की स्थिति के साथ अनुकूलित होता है और वे वापस सामान्य स्तर यानी कि समतल स्थान पर खेलते हैं तो उनकी सहन शक्ति और प्रदर्शन क्षमता में सुधार होता है। तो इस प्रकार से आज हमने श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझा और डिटेल में इनके बारे में बात की। यदि आपके इससे जुड़े कोई प्रश्न है या कोई ऐसी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए विषय पर प्रकाश डालेंगे, नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।